हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 1 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 28 दिसंबर 2020 से 29 जनवरी 2021 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इन सब के वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज की क्लास में 30 जनवरी 2021 का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे और इन सब का सॉल्यूशन पहले ही कंप्लीट हो चुका है। इनके वीडियोज़ देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, यदि a प्लस बी प्लस सी 10 है और ये 31 है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसको निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या होता है लिख देते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करेंगे, उसमें कर देंगे माइनस का 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू रखिए, ए बी सी का वैल्यू कितना है 10 है, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, माइनस का 2 इंटू इसका वैल्यू यहाँ पर देखिए 31 है, तो 31 गुना 2 करेंगे तो कितना होगा 62। तो इसको जब माइनस करेंगे तो 38 इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक गाय को 1000 में बेचने पर जितना लाभ होता है उसे 1010 रुपया में बेचने पर उससे 5% अधिक लाभ प्राप्त होता है। गाय का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर विक्रय मूल्य में कितना का अंतर है, 1000 में पहले बेच रहा था, अब कितना में बेच रहा है 1010 में। इसी के कारण ये 5% का अधिक लाभ इसको मिल रहा है। यानी कहने का मतलब है कि ये 5% का वैल्यू हुई क्या है, 1010 में जब 1000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 10 रुपया। ठीक है, यानी 5% का वैल्यू आ गया 10 रुपया। क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य कितना होता है 100%, तो 100% का निकाल देंगे, सीधा सीधा 2 गुना है तो इधर कितना हो जाएगा 200 रुपया। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है और इनकी माध्यिका 17 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कितने पद हैं, गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी यहाँ पर जो है प्रेक्षणों की संख्या क्या है, सम है। जब सम रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, बीच वाला 2 पद का जो एवरेज है वही इसका माध्यिका होगा। तो बीच वाला यही दोनों पद है, इसका एवरेज निकालना, तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो x प्लस एक्स 2x हो जाएगा और प्लस का 2, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये माध्यिका हो गया। इसको आप 17 के बराबर कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से 2 2 ये 2 तीनों कट जाएगा, बचेगा क्या x प्लस 1 बराबर 17। तो 1 को उस तरफ भेज देंगे, 17 में 1 माइनस हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा x का वैल्यू 16। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यदि एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो इसके आयतन में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए त्रिज्या को मान लेते हैं 1 यूनिट और ऊंचाई को भी मान लेते हैं 1 यूनिट। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि बेलन का ऊंचाई को भी 2 गुना कर दिया गया है, यानी कि h जो है अगर 1 यूनिट है अभी तो बाद में कितना कर दिया गया है 2 यूनिट। और त्रिज्या को क्या किया गया है, इसको भी 2 गुना यानी 1 से 2 किया गया है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि आयतन निकालने के लिए क्या करते हैं, पाई आर स्क्वायर एच करते हैं। ठीक है, पाई तो कांस्टेंट है, ये दोनों में आएगा, आर स्क्वायर एच पर इसका वैल्यू जो है निर्भर करता है। तो एच तो है ही, आर का क्या करना पड़ेगा, हम लोग को स्क्वायर करना पड़ेगा, जबकि यहाँ पर स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर कर देते हैं। अब देखिए आयतन क्या निकलेगा, एक इधर तो 1 ही आ जाएगा, इधर 2 दूना 4 दूना 8 आएगा, यानी 1 से 8 हुआ है, तो 8 गुना है यहाँ पर, तो 700% का वृद्धि होगा। ठीक है, हम पहले ही बता चुके हैं जब गुना में रहता तो परसेंटेज में किस तरह से लिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इसको सरल करना, तो पॉइंट देखेंगे हम लोग, यहाँ पर 3 अंक है, 2 5 1 6, 6 अंक के पहले हो गया नीचे, ऊपर में देखिए 3 3 2 5 5 1 6, यहाँ भी 6 अंक है, तो पॉइंट को भूल जाइए, पॉइंट नहीं है। अब कटा देंगे, यहाँ देखिए 3 3 9, 9 से 1 9 काट दीजिए, 3 से 1 9 को काट दिए 3 बार में, तो 9 9 81, 81 तिया 243 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 7 अंकों वाली संख्या ये है, 11 से विभाज्य है, जहाँ एक अंक वाली पूर्ण संख्या है, a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग यहाँ पर ऑड प्लेस पे अंकों का योग कितना हो रहा है, 2 3 5 5 8 13 13 6 19। अब इवन प्लेस पर देखिए a 4 4 7 11, यानी कि a प्लस 11। अब इन दोनों का डिफरेंस को क्या करना है, 0 करना है। जब 0 करना है तो a का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, 11 है और 19 बनाना है तो a का वैल्यू 8 लेना पड़ेगा। ठीक है, तब इधर 11 8 19 होगा, इधर भी 19 होगा, जो कि दोनों का अंतर 0 हो जाएगा, तो a का क्या वैल्यू होगा 8। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि ये दे रखा है जो 8 से विभाज्य है तो d का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन आप यहाँ पर 3 बार d लिखना है, तो ऑप्शन से अंक लिख के देख लीजिए कौन सा जो है 8 से विभाज्य हो रहा है। अगर 6 रखेंगे 3 बार तो क्या बनेगा 666। क्या ये 8 का मल्टीपल है, 8 8 64, ये 8 का मल्टीपल नहीं है, तो 6 इसका आंसर नहीं हो सकता। 2 3 बार लिखेंगे तो 222, ये 8 से कट रहा है क्या, 8 दूना 16, ये भी 8 से नहीं कट रहा है। ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 8 रखेंगे 3 बार, ये तो 8 से कटेगा ही।
ठीक है। 4 अगर रखें तो 444 बनेगा। क्या ये 8 का मल्टीपल है? 8 पंजे 40, उसके बाद 44 बचा, 8 से नहीं कट रहा है। तो ऐसे भी आप यहाँ पर रख के डायरेक्ट निकाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ से आपको फिट कराना पड़ेगा, ठीक है। अगर 2 ऑप्शन आता तो यहाँ से आपको फिट कराना होता। आगे बढ़ते हैं। वह बड़ी से बड़ी संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग, ये दिया हुआ है माप 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर और 12 मीटर 95 सेंटीमीटर की लंबाइयों को सटीक रूप से मापने के लिए किया जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं इस तरह के सवाल में क्या करते हैं, उसका लंबाई निकालने के लिए एचसीएफ लेते हैं। तो इसका एचसीएफ लेना होगा। देखिए आप यूनिट को यहाँ पर सेम कर लीजिए, जैसे 7 मीटर है, यहाँ देखिए सेंटीमीटर भी है, तो 7 मीटर को आप सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 700 सेंटीमीटर आएगा। यहाँ पर 3 मीटर को 300 और इधर 85, तो टोटल हो जाएगा 385 सेंटीमीटर। उसी तरह से यहाँ पर 1295 हो जाएगा। अब इसका एचसीएफ लेना, तो आप बेसिक से लेने लगेंगे तो टाइम लगेगा। ऑप्शन से हम फिट कराएंगे। यहाँ पर देखिए 35 है, 35 का मल्टीपल है ये है, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये 65 है, 65 में क्या होता है 13, 13 से ये 700 नहीं कट रहा है, ये आंसर नहीं हो सकता। 45 में क्या है 9 है, 9 से 700 नहीं कट रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा। 85 में क्या है 17 है, 17 से 700 नहीं कट रहा है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। एचसीएफ अगर जो भी आंसर है वो तीनों को पूरी पूरी काट देगा। ये एचसीएफ है ही नहीं, इसलिए ये तीनों तो हटाइए, ये पहला नंबर ही ये नहीं काट पा रहा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। एक ही ऑप्शन है हमारे पास, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वह बड़ी से बड़ी संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग इन दोनों माप की लंबाइयों को सटीक रूप से मापने के लिए किया जा सकता है। तो इसका भी एचसीएफ लेना होगा। देखिए 2 तिया 6 7/2 मीटर हो गया ये, और इधर कितना हो गया 4 8 32 3 35/4। अब ये फ्रैक्शन का एचसीएफ लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाला का एचसीएफ लेते हैं। तो 7 और 35 का एचसीएफ क्या होगा 7 हो जाएगा, क्या। इसका जो हाईएस्ट नंबर है 7, यही दोनों में कॉमन है, तो 7 आ गया एचसीएफ। और नीचे वाला का एलसीएम लेते हैं, तो 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा 4, तो 7/4 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। एक भिन्न का अंश इसके हर से 5 कम है, यदि अंश में से 2 घटाया जाता है और हर में 2 जोड़ा जाता है तो प्राप्त भिन्न 2/5 के बराबर होती है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पहला सेंटेंस से ही आपका आंसर आ जाएगा। क्या कह रहा है कि भिन्न का जो अंश है इसके हर से 5 कम है, यानी अंश और हर का अंतर कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए। अगर पहला ऑप्शन देखें तो यहाँ अंतर कितना है 2 का, ये आंसर नहीं होगा। यहाँ अंतर 2 का, ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ भी अंतर 2 का है, ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ अंतर कितना का है 5 का, ये आंसर होगा। आगे आप सेटिस्फाई करा सकते हैं। अंश में 2 घटाया जाता है तो आप अंश में 2 घटा दीजिए, हर में 2 जोड़ा जाता है तो हर में 2 जोड़ देंगे। तो ऊपर कितना बनेगा 8 में से 2 घटा 6, नीचे 13 2 15, तो इसको कटाएंगे 3 दूना 6 3 5 15, देखिए 2/5 ये आ रहा है, ठीक है। और इसको आप अगर बेसिक से बनाएंगे तो आपको समीकरण बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं। 296 मीटर लंबे धागे के साथ उड़ रही एक पतंग भूमि से एक व्यक्ति के 2 मीटर ऊंचे हाथ के बिंदु पर 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है। जमीन से पतंग की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये आदमी है, ठीक है, और यहाँ पर ये पकड़ के रखा है, इसका हाथ है, और इस तरह से यहाँ पर मान लीजिए ये पतंग उड़ रहा है। तो यहाँ से ये जो एंगल बन रहा है इस तरह से, इसको मिला दीजिए। तो ये जो एंगल बन रहा है कितना का बन रहा है 30 डिग्री का, ये सवाल में ऐसा कह रहा है। अब यहाँ पर ये ज़मीन पर खड़ा होगा तो ज़मीन को आप बराबर कर दीजिए इस तरह से। अब जो ये आदमी का ऊंचाई है कितना है 2 मीटर है, तो यहाँ भी 2 मीटर होगा, यहाँ से लेके नीचे तक, ठीक है। अब ऊपर से लेके यहाँ बीच तक का दूरी निकालना होगा, उसके बाद दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 30 डिग्री है, ये कितना होगा 60 होगा, और ये कितना है 90 डिग्री है। अब यहाँ देखिए धागे की लंबाई कितना है 296। अब धागे की लंबाई तो ये होगा, यहाँ हाथ से लेके यहाँ पतंग तक 296 मीटर। अब रेशियो लगाएंगे, देखिए 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट होता है, 60 के सामने √3 यूनिट होता है, और 90 के सामने कितना होता है 2 यूनिट। अब देखिए यहाँ पर 2 यूनिट का वैल्यू 296 यहाँ पर मिल रहा है। सीधा सीधा कितना गुना है, अगर डिवाइड करेंगे तो 148, तो यहाँ का ऊंचाई निकाल दीजिए, 1 यूनिट का आ जाएगा 148। अब 148 यहाँ का है, 2 मीटर नीचे का, तो दोनों जोड़ेंगे तो 150 मीटर टोटल ऊंचाई निकलेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। बोडमास का उपयोग करते हुए इसको हल करना, ठीक है। तो कर देते हैं, देखिए 11 से कटाएंगे 11 बार में, 4 से कटा दीजिए इसको 4 बार में, और यहाँ पर देखिए यहाँ तो गुना है ही, आप इसको कटा सकते हैं, 6 बार में कट जाएगा ये। और ये इसका वैल्यू क्या होगा 75 में एक बार 55 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 130, और एक बार 75 में 55 माइनस कर दीजिए तो आएगा 20, ठीक है। इसका वैल्यू आ गया 130 गुना 20, और नीचे है 100। 100 के लिए यहाँ 0 0 काट दीजिए। अब आप गुना करना जरूरी नहीं, यहाँ पर आप यहाँ पर 11 का मल्टीपल या 13 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं। तो 11 का चेक करना आसान है,
जो भी आंसर होगा 11 का मल्टीपल होगा। देखिए 7 6 13, इधर हो गया 3 1 4, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। 7 6 13, इधर 3, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। 7 6 13, इधर 5, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। 7 6 13, इधर 2, 13 में 2 घटा 11, ये 11 का मल्टीपल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसको सरल करना है तो कर देते हैं। ऊपर देखिए क्या वैल्यू है, 5 गुना 5 25, 5 30, नीचे भी 30 हो रहा है, तो दोनों को काट दीजिए। अब यहाँ देखिए 1/5 है और इधर हो गया कोष्टक के अंदर 1/25, तो यहाँ गुना करके 25 को ऊपर कर दीजिए। ठीक है, तो इसको कटा देंगे तो 5, ऊपर वाला का वैल्यू आ गया 5, नीचे कितना आएगा, नीचे तो 25 हो गया, इसको गुना करके 5 ऊपर कर दीजिए, तो 5 से एक 5 कटेगा, नीचे बच जाएगा 5, तो 1/5 होगा, तो अल्टीमेटली 5 को ऊपर ही जाना, तो 5 गुना 5 कर देते हैं। उसके बाद माइनस इसका वैल्यू कितना है, ये आ जाएगा आपको 5 25 में से 1 घटा 24/5, गुना है 10/2, घटाइए इसको 5 से 2 बार में, 2 से 12 बार में, 12 दूना 24, इधर 25, 25 में 24 माइनस होगा तो 1 बचेगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, इसमें y का मान पूछ रहा है तो इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा। देखिए √2 माइनस √7 है, तो माइनस वाला है, यहाँ प्लस वाला से गुना करेंगे, यानी कि 2√2 प्लस √7, नीचे भी 2√2 प्लस 7, तो ऊपर जब गुना करेंगे तो 2√2 प्लस √7 का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं एक बार होल स्क्वायर, और नीचे क्या बनेगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जब दोनों को गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, इधर 7, अंतर 1 बन जाएगा, तो 1 लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अब इसको खोलिए, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा ये, प्लस इसका 7 हो जाएगा, उसके बाद प्लस का 2ab, यानी कि 2 दूना 4 और रूट में क्या बच जाएगा, 7 दूना 14। इसको आप बराबर कर दीजिए, ये वैल्यू जो दिया है x प्लस वाई √14। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 15 होगा। अब यहाँ देखिए √14 वाला के साथ √14 वाला का कंपैरिजन करेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी का पूछ रहा तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगर x का पूछता तो क्या हो जाता, ये 8 7 15। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका मान निकालना। देखिए 10 1 का है, यहाँ पर 10 89 है, जोड़ने के बाद कितना हो रहा है, 89 1 90, तो दोनों कट के 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से 88 के साथ 2 जाएगा, 87 के साथ 3 जाएगा, इसी तरह से जाते रहेगा, लेकिन बीच में 10 आपका 45 बनेगा। ठीक है, और 10 45 का वैल्यू भी 1 ही होता है, तो कुल मिला के इस सवाल का आंसर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, यदि a प्लस बी प्लस सी 0 है तो इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए एक इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, तो हम लोग कोई 2 वेरिएबल को 0 कर सकते हैं, लेकिन अगर 2 वेरिएबल को 0 करेंगे तो यहाँ पर नीचे क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, तो इसलिए हम लोग को यहाँ पर c को 0 करेंगे, तो c 0 करेंगे तो ये तो 0 हो गया, यानी a प्लस बी बराबर 0 हो गया। इसको आप a बराबर माइनस का b लिख सकते हैं, और जब c को 0 किया है तो इसमें भी c को 0 करना पड़ेगा, तो यहाँ पर बच जाएगा आपको a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और नीचे बन जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो गया था, नीचे बच जाएगा सिर्फ a स्क्वायर और b स्क्वायर। अब यहाँ देखिए a बराबर माइनस बी है, तो इसको स्क्वायर कर दीजिए, तो a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, किसी एक को बदल दीजिए, b स्क्वायर को बदल देंगे a के साथ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये b स्क्वायर a स्क्वायर होगा और a के स्क्वायर पहले से है, तो दोनों को जोड़ने के बाद 2a स्क्वायर होगा। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर करेंगे, नीचे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a पर पावर 4। अब जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 और a स्क्वायर का स्क्वायर a पर पावर 4 हो जाएगा, नीचे भी a पर 4 है, तो ये दोनों कट ही जाएगा, तो कुल मिलाकर आंसर कितना आ जाएगा, 4। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं, 1000 और 3000 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से पूर्णतया विभाज्य है। ठीक है, तो देखिए 1000 से जस्ट बड़ी ऐसी कौन सी संख्या है जो 7 से कट रही है, तो हो जाएगा 1001। ठीक है, 1001 7 11 और 13 का मल्टीपल होता है, तो 1001 उसके बाद क्या आएगा, अगर इसमें 7 जोड़ेंगे तो 1008 हो जाएगा, इसी तरह से ये जाते रहेगा। अब देखना हम लोग को कि 3000 से जस्ट छोटी कौन सी संख्या जो 7 का मल्टीपल है, तो वो कौन सा आएगा। देखिए 1001 का 3 गुना करेंगे तो 3003 आएगा, 3003 में आप 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2996। अब यहाँ AP बन गया एक तरह से, तो n निकालना है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो इसमें इसको माइनस करिए, कितना आएगा, 6 में से 1 घटा 5, इधर 9 9 1 1995। इसको आप कॉमन डिफरेंस 7 से डिवाइड करिए, प्लस का 1 करिए, तो 7 से कटेंगे, 7 दूना 14, 7 8 56, 7 5 35, 285 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 286। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं, साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर निवेश की गई एक धनराशि 6 वर्ष में बढ़कर 2613 रुपया हो जाती है।
समान दर पर कितने वर्षों में यह धनराशि 3015 रुपया हो जाएगा। देखिए 5% का रेट है, 6 वर्ष का समय है, तो टोटल कितना परसेंट का ब्याज हुआ, 5 गुना 6 30% का, और 100% इसमें यहाँ पर लिख देते हैं, 100% मूलधन है और इसमें 30% का ब्याज मिला, तो कुल मिला के कितना हो गया 130%। इसी का वैल्यू हो जाएगा ये 2613। तो आप यहाँ पर इसको निकाल सकते हैं 2613 बटा 130%। मूलधन निकालना है तो 100% से यहाँ पर गुना करेंगे, तो ये जो कैलकुलेट करेंगे तो क्या निकलेगा पी मूलधन। तो 0 0 काट दीजिए, 13 से ये 2, 13 दूना 26, 13 का 13, तो ये कितना आ गया 2010 मूलधन आ गया। अब आप इसमें से ये फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं, नहीं तो वैसे डायरेक्ट भी निकाल सकते। देखिए यहाँ पर 2010 है और इसको पहला कंडीशन में 6 वर्ष में कितना मिल रहा है मूलधन, ये मिश्रधन 2613। अब यहाँ पर कह रहा है कि कितने वर्ष में ये मिलेगा 3015। देखेंगे यहाँ पर टाइम 6 वर्ष लग रहा था और ब्याज इसमें कितना मिल रहा है। अगर 2010 में 2010 को 2613 में माइनस करेंगे तो ये आएगा 603 रुपया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अगर 3015 में 2010 माइनस करेंगे तो आएगा 1005 रुपया। इतना का ब्याज यहाँ मिल रहा है, इतना का यहाँ मिल रहा है। अब यहाँ देखिए 603 रुपया का ब्याज मिल रहा है 6 साल में, तो यहाँ पर 1005 रुपया का ब्याज कितना साल में मिलेगा, 6 बट्टा 603 से डिवाइड करिए, इसको 1005 से गुना करिए, ठीक है। अब यहाँ कटाना है इसको, देखिए 3 से कट रहा है, 3 दूना 6, ये कट जाएगा 201, इससे कट जाएगा 5 बार में, 5 गुना 2 10 वर्ष, तो 10 वर्ष इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ए और बी किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए, बी और सी साथ में 12 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं, और ए और सी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं ये पूछ रहा है। तो यहाँ लिखते हैं ए प्लस बी इसको 18 दिन में करते हैं, बी प्लस सी इसको 27 दिन में करते हैं, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इसको 12 दिन में करते हैं। तो टोटल वर्क इन दिनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 108। 18 से डिवाइड करेंगे 6, 27 से डिवाइड करेंगे तो 4, और 12 से डिवाइड करेंगे तो 9, ठीक है। अब यहाँ ए और सी का एफिशिएंसी निकालना है, तो यहाँ देखिए अगर इन दोनों को जोड़ेंगे और इसको उसमें माइनस कर देंगे तो बी का एफिशिएंसी आएगा। कैसे, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो a प्लस 2b प्लस सी आएगा, यानी b जो है 2 बार आएगा, उसमें जब ये माइनस करेंगे तो b का वैल्यू निकल जाएगा। कितना निकलेगा, दोनों को जोड़िए, 6 4 10, 10 में 9 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो b का वैल्यू कितना आ गया 1। अब यहाँ पर ए सी का निकालना है, तो इसी में ये लास्ट वाला में आप b माइनस कर दीजिए, यानी a प्लस बी प्लस सी का कितना है इफिशिएंसी 9 है, 9 में 1 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 8, यानी a प्लस सी का आ जाएगा 8। अब इसी 8 से 108 यूनिट काम को करना है, कितना टाइम लगेगा डिवाइड कर देते हैं, 108 को 8 से डिवाइड करेंगे, 4 दूना 8, 4 से 27, तो 27 बटा 2 यानी कि 13.5 दिन, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित धनराशि को ए, बी और सी के बीच विभाजित किया जाता है। ए को कुल राशि में से 1/3 हिस्सा मिलता है, बी को सी से 3 गुना हिस्सा मिलता है, और सी को ए से 1200 रुपया कम मिलते हैं। ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि ए को कुल राशि में से 1/3 हिस्सा मिलता है, यानी कि ए और तीनों का, यानी ए प्लस बी प्लस सी, इन दोनों का रेशियो, सबका रेशियो क्या होगा, ए का 1 अगर होगा तो इसका कितना होगा 3 होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है कि टोटल हिस्सा का 1/3, अगर टोटल 3 है तो उसका 1/3 कितना होगा 1, ए को मिलेगा 1। अब यहाँ पर इसमें देखिए बी को सी से 3 गुना हिस्सा मिलता है, यानी कि यहाँ पर बी और सी का रेशियो निकलेगा, क्या आएगा, सी को अगर 1 यूनिट मिलेगा तो बी को कितना मिलेगा, इसका 3 गुना, यानी कि 3 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बी और सी मिलके यहाँ पर कितना हो रहा है 3 1 4, जबकि यहाँ पर ए बी सी मिलके 3 हो रहा है। अगर हम लोग बी और सी अगर देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर 2 कर दें इसका हाफ तो एक आ जाएगा, ऊपर में भी 1 है, यानी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब पॉइंट में जाना पड़ेगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि पॉइंट में नहीं जाना पड़े, इसको 2 से गुना कर लीजिए ऊपर नीचे, तो ऊपर बन जाएगा 2, नीचे बन जाएगा कितना 2 3 6। अब देखिए यहाँ पर बी और सी का कितना है टोटल 4, अगर इसमें 4 करेंगे बी और सी का टोटल 6 है, तो ए का कितना बचेगा, ए का बच जाएगा 2, ऊपर में देखिए ए का कितना है 2 है, सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ से आपको इफिशियंसी का रेशियो निकल जाएगा, तीनों का मतलब हिस्सा का रेशियो निकल जाएगा, ए है, बी है, सी है। अब यहाँ ए को 2 मिल रहा है, बी को कितना मिल रहा है, यहाँ पर से ले लेते हैं, बी को 3, ए सी को 1, तो यहाँ पर बैठा दीजिए। और यहाँ कह रहा है कि सी को ए से 1200 कम मिलते हैं, ए और सी का डिफरेंस 1 यूनिट, जबकि सवाल में दे रहा है 1200 रुपया,
तो 1 यूनिट का वैल्यू 1200। किसका हिस्सा पूछ रहा है? ए का हिस्सा। ए का कितना है? 2 यूनिट। तो 2 का कितना होगा? 1 का 1200 है तो 2 का हो जाएगा, इसका 2 गुना यानी कि 2400। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ पर जो गाड़ी के द्वारा डिस्टेंस कवर किया जा रहा है वो क्या हो जाएगा? ये गाड़ी का लंबाई और प्लेटफॉर्म का लंबाई दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 4 1 5 1 600 मीटर। अब इसको चाल से डिवाइड करिए तो टाइम निकल जाएगा। चाल यहाँ पर है 80 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी है मीटर में, तो इसको भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा? मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। तो लिख देते हैं यहाँ पर 80 गुना मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। तो 18 को हम लोग ऊपर भेज देते हैं क्योंकि बाद में भी ऊपर ही जाना है इसको। तो यहाँ से कटा दीजिए इसको, 5 से 120 बार में ये कट जाएगा, 40 से 2 बार में, 40 से 3 बार में, 2 से 9 बार में, 9 गुना 3 कितना आ जाएगा? 27 सेकेंड इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3500 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या इन सबसे पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, इसमें देखिए आपको 63 पकड़ना है। 63 में क्या है? 9 गुना 7। अब देखिए ऑप्शन और 3500 में ये ऑप्शन जोड़ना एकदम आसान है क्योंकि लास्ट में 2 जीरो है। जो भी जोड़ना है लास्ट में बैठ जाएगा। 24 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा? 3524। अब देखना आपको ये 9 का मल्टीपल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। 4 2 6, 6 5 11 3 14, 9 का मल्टीपल नहीं है तो 24 आंसर नहीं होगा। 2 2 4, इधर 5 3 8, 8 4 12, 9 का मल्टीपल नहीं है। 6 2 8, इधर 5 3 8, 8 8 16, 9 का मल्टीपल नहीं है। 8 2 10, इधर 8 18, 18 9 का मल्टीपल है। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और बेसिक से आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है। इन तीनों का एलसीएम निकालिए, फिर इसमें डिवाइड करिए, उसके बाद इसको निकालना होगा। ठीक है, तो हम वैल्यू बता चुके हैं कई बार, आप निकाल भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस आंकड़ों के माध्य, माध्यिका और बहुलक का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो माध्य निकालना तो सबको जोड़ के डिवाइड करना है। माध्यिका के लिए आपको आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा, तो लिख देते हैं। सबसे छोटी 9 है, उसके बाद क्या है? 15 है, फिर 20 है, उसके बाद क्या है? 25 है 3 बार, तो 25 25 25, उसके बाद है लास्ट में 35। ठीक है, 35। अब देखिए कितना पद है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो बीच वाला पद माध्यिका होगा। बीच में क्या है? 25, यानी माध्यिका कितना आ गया? माध्यिका आ गया 25। अब निकालना आपको माध्य और बहुलक। यहाँ पर देखिए आज 3 बार 25 आया है तो बहुलक कितना हो जाएगा? 25 ही हो जाएगा। अब माध्य कितना होगा? जोड़िए सबको। इधर हो गया 25 या 75, 75 5 80 3, 110 20 130, 130 145 सुनो 154, 154 टोटल कितना पद है? 7, 7 से डिवाइड करिए, 7 दूना 14, 7 दूना 14। ठीक है, तो 22 आ गया। सबको जोड़िए, 25 25 50, 50 और 22 72। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक वर्गाकार पार्क की भुजा की लंबाई 18 मीटर है। इसके बाहर चारों ओर 3 मीटर चौड़ी एक सड़क बनाई गई है। सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप वैसे भी मौखिक निकाल भी सकते हैं, नहीं तो आप देखिए डायग्राम से समझिए। एक इस तरह का वर्गाकार क्या है? पार्क है, इसका भुजा कितना है? 18 मीटर। अब इसके चारों ओर जो है 4 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। 4 नहीं 3 मीटर चौड़ा। ठीक है, इस तरह से रास्ता बनेगा। तो देखिए अंदर में छोटा वर्ग नजर आ रहा है, बाहर से जब रास्ता बन गया तो बड़ा वर्ग हो गया। तो बड़ा वर्ग का भुजा कितना हो जाएगा? देखिए चौड़ा कितना है रास्ता? 3 मीटर, तो ये रास्ते का चौड़ाई यहाँ से यहाँ हो गया 3 मीटर, ये छोटा वाला। ठीक है, और इधर भी हो जाएगा 3 मीटर कुल। और ये कितना है? 18 मीटर है, तो 18 + 3 + 3, तो 18 6 24 मीटर। ठीक है, 24 मीटर हो गया बाहर वाला वर्ग का। तो इसका एरिया निकालना है तो हम लोग को क्या करना होगा? बाहर वाला वर्ग का क्षेत्रफल में से अंदर वाला वर्ग का क्षेत्रफल माइनस करेंगे। तो बाहर वाला का जो भुजा है 24 है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए 24 का स्क्वायर करेंगे, और अंदर वाला का भुजा है 18, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए 18 का स्क्वायर करेंगे। इन दोनों को जब घटाएंगे तो आंसर निकल के आएगा। तो यहाँ देखिए a² - b² का फॉर्मूला नजर आ रहा है, तो एक बार दोनों को जोड़िए। 24 8 32 10 42 हो जाएगा, और इधर 18 6 24 6 आएगा। तो इधर हो गया कि 240 और 12 252 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 8000 की राशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। ठीक है, देखिए ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जा रही है, तो टाइम कितना हो जाएगा? 1.5 वर्ष के समय में कितना छमाही होगा? 3 छमाही। ठीक है, 3 6 माह का अवधि होगा। और यहाँ रेट देखिए वार्षिक रेट है 10%, तो छमाही का रेट क्या हो जाएगा? आधा इसका 5%। अब इसको रेशियो से निकालना एकदम आसान है। 5% का फ्रैक्शन 1/20 होता है, यानी प्रत्येक छमाही में धन जो है इसका 20 से कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। तो टोटल 3 छमाही है, तो इसका क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे। तो 20 का क्यूब 8000,
और इधर 21 का क्यूब 9261 आपको याद रहना चाहिए, और डिफरेंस लेंगे तो 1261 बनेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 8000 का मूलधन, मिश्रधन कितना बना 9261, इस पर ब्याज मिला 1261, तो यहाँ भी मूलधन इसका 8000 ही है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा 1261। तो ऑप्शन नंबर सी में है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक डीलर को एक मेज को 400 रुपया में बेचने पर 25% का लाभ होता है। वह एक अन्य मेज को 10% की हानि पर बेचता है और कुल मिलाकर उसे न तो लाभ होता है न ही हानि होती है। दूसरी मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए आपको पहला मेज का लाभ का रुपया निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये 400 क्या है, ये सेलिंग प्राइस है। अगर कॉस्ट प्राइस रहता तो इसका 25% निकाल देते। तो पहले आपको कॉस्ट प्राइस निकालना होगा। 25% का फ्रैक्शन हो जाता है 1/4, यानी 4 के सामान कितना में बिक रहा है, 5 में। एक का प्रॉफिट होगा तो 5 में बिकेगा। देखिए यहाँ पर प्रॉफिट कितना का है, 1 यूनिट का, और यहाँ जो है 400 क्या है, सेलिंग प्राइस, यानी कि 400 जो है ये 5 यूनिट का वैल्यू है। ये कितना गुना है, 80 गुना। तो 1 यूनिट का यहाँ प्रॉफिट है, तो ये कितना हो जाएगा, इसका 80 गुना करेंगे तो 80 रुपया ही आएगा, यानी कुल मिला के लाभ का राशि कितना आ गया, 80 रुपया। अब देखिए यहाँ पर ये कंडीशन में क्या कर रहा है कि ना तो लाभ होता है ना ही हानि होती है। इसका मतलब क्या है कि पहला मेज का लाभ का रुपया और दूसरा मेज का हानि का रुपया, ये जो 10% का हानि हो रहा है, ये दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर कर दीजिए। दूसरा मेज का क्रय मूल्य मान लीजिए x है, इसका हानि कितना हो रहा है, 10%, यानी कि 10/100 लिखेंगे। ये हानि ये पहला मेज का लाभ के बराबर कर दीजिए, यानी कि 80 रुपया के बराबर कर देंगे। ये कट जाएगा, x का वैल्यू कितना आ गया, 10 गुना 80, ये हो जाएगा 800 रुपया। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक त्रिभुज के कोनों का अनुपात दे रखा है, सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का अंतर ज्ञात कीजिए। तीनों को जोड़िए, कितना हो रहा है, 4 3 7 2 9 यूनिट। और हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। ये 20 गुना है। पूछ क्या रहा है, सबसे बड़ा ये है, सबसे छोटा ये है, दोनों का अंतर 4 और 2 का अंतर 2 यूनिट। तो 2 यूनिट का कितना हो जाएगा, 2 गुना 20 40 डिग्री। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि 15 नोटबुक का क्रय मूल्य 12 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर ऐसे सवाल में क्या हो जाता है, ये जो विक्रय मूल्य के साथ लगा ये इसका क्रय मूल्य हो जाएगा, और क्रय मूल्य के साथ जो रहता है ये इसका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है 12 का सामान बिक रहा है 15 में, तो 3 का प्रॉफिट है 12 के ऊपर, 3/12 कटाएंगे तो 1/4 आएगा, इसका वैल्यू हो जाता है 25%। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक इनलेट पाइप एक टंकी को 4 घंटे में भर सकता है और एक आउटलेट पाइप उसी टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। गलती से दोनों पाइप खुले रह जाते हैं, कितने घंटों में टंकी आधी भर जाएगी। देखिए यहाँ पर ये जो इनलेट पाइप है ये 4 घंटा में इसको भर सकता है, और ये आउटलेट पाइप जो है ये 6 घंटा में खाली कर सकता है। तो यहाँ पर टंकी का जो कैपेसिटी होगा इन दोनों का एलसीएम 12 यूनिट, 4 तिया 12, 6 दूना 12। तो ये आउटलेट है खाली करने वाला, तो इसको माइनस में लिखेंगे। अब यहाँ देखिए दोनों खुला रह जाता है, तो जो दोनों जब खुलेगा तो कितना यूनिट पानी भरेगा, ये देखिए इनलेट 3 यूनिट भरेगा और आउटलेट 2 यूनिट खाली करेगा, कुल मिला के 1 यूनिट पानी ही ये भर पाएगा 1 घंटा में। अब यहाँ टंकी को आधा भरना है, 12 यूनिट का टंकी है, आधा कितना हो जाएगा इसका, 6 यूनिट। अब 1 यूनिट के हिसाब से 6 यूनिट भरने में कितना टाइम लगेगा, 6 घंटा। सीधा सीधा है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक 16 सेंटीमीटर की भुजा वाले 3 घनों के सिरों को मिलाते हुए एक पंक्ति में जोड़ा जाता है। इस प्रकार निर्मित घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए एक घन है, मान लेते हैं इस तरह से बना लेते हैं डायग्राम ताकि समझने में आसानी हो। इस तरह से एक घन हो गया, फिर ये दूसरा घन, और फिर इसी तरह का तीसरा घन, इस तरह से इसको जोड़ते हैं। ये 2D हो गया, इसको हम लोग 3D बना लेते हैं इस तरह से। ठीक है, यहाँ भी दे देते हैं इस तरह का। अब इसमें क्या कह रहा है कि प्रत्येक 16 सेंटीमीटर भुजा वाले, तो इसका भुजा कितना था 16 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ, तो ये भी 16 होगा और ये भी 16 होगा, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा 16 या 48, यानी ये घनाभ के लिए जो लंबाई आया कितना आया 48 सेंटीमीटर, और ये ऊंचाई कितना होगा, ये भी हो जाएगा आपका 16 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये चौड़ाई कितना होगा, ये भी 16 सेंटीमीटर होगा। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, उसके लिए एक फॉर्मूला लगाएंगे, 2 इंटू क्या होता है LB, यानी लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई है 48 और चौड़ाई कितना है 16, प्लस BH, B कितना है 16 और H है 16, प्लस HL, H कितना है 16 और L कितना है 48। इसको कैलकुलेट करना है, आंसर आएगा। तो दो यहाँ से देखिए 16 गुना 16 सब में कॉमन है, तो बाहर कर लेते हैं। 16 गुना 16 कितना होगा 256, बाहर कर लिए। तो यहाँ से एक 16 बाहर आया तो क्या बचा 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 3, तो कुल मिला के कह सकते हैं तो कि 2 गुना 1 256 गुना 3 3 6 1 7। ठीक है, इकाई देखिए 6 7 42 दूना 84, 4 है,
तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होगा और ये दोनों ऑप्शन काफ़ी नज़दीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीपल चेक करेंगे 7 का। ये 7 बजे 35, 12 से 84, ये 7 का मल्टीपल है, ये 7 का मल्टीपल नहीं है। आंसर कन्फर्म हो गया कि ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या करें, कंपनी एक्स द्वारा सभी वर्षों में किया गया कुल उत्पादन ज्ञात कीजिए। तो कंपनी एक्स कौन सा है, ये देखिए ब्लू वाला। तो ब्लू वाला का टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पर 30, 30 और 45 75, 75 और 25 ये हो जाएगा आपका 100, 150, 150 40 190। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। ठीक है, सबको जोड़ देना है। आगे बढ़ते हैं। इसमें 1996 और 2000 के दौरान किस कंपनी में उत्पादन आंकड़ों की सबसे कम परास दर्ज की है। ठीक है, रेंज निकालना है। तो रेंज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो पहला कंपनी का देखिए एक्स का निकालते हैं। मैक्सिमम कहाँ पर है, यहाँ पर कितना है 50, 50। मिनिमम कहाँ है, यहाँ पर कितना है 25। तो 50 माइनस 25 इसका रेंज आ गया 25। ये एक्स का था। अब वाई का निकालते हैं। वाई का रेड वाला है। मैक्सिमम कितना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 50 और मिनिमम यहाँ पर है कितना 25। इसका भी रेंज 25 ही आएगा। अब जेड का निकालेंगे। जेड का देखिए ग्रीन वाला, मैक्सिमम यहाँ पर है 45 और मिनिमम कहाँ पर है, मिनिमम यहाँ पर है। ठीक है, दोनों बराबर ही है। यह है 35। तो इसका रेंज आ गया आपका 10। तो सबसे कम जो रेंज है किसका है, जेड का। तो ऑप्शन नंबर 3 में है ये इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। दिए गए कालखंड में सभी 3 कंपनियों के औसत उत्पादन की तुलना में किस कंपनी का कुल उत्पादन कम रहा। ठीक है, तो औसत अगर कम है तो जोड़ भी कम ही होगा। तो सबको जोड़ लेते हैं, किसका कम है, जो कम होगा वही आंसर होगा। तो एक्स वाला को जोड़िए, कितना आया था, पिछले सवाल हम लोग जोड़ चुके हैं। एक्स आया है 190। वाई कितना आएगा, जोड़िए। रेड वाला इधर हो गया 25, 25 और 35 ये 60 हो गया। 60 और 35, 60 30 90 95 हो गया। 95 और 35 ये 130 हुआ। 130 और 35 165। ठीक है, अब जेड का देखिए, जेड का कितना हो जाएगा, ये 35, 35 40 75, 75 और 45 120, 120 35 155, 155 और 35 ये हो जाएगा आपका 155 5 60 30 90 190। तो मिनिमम यहाँ पर वाई का है 165। तो ये इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। ये इंग्लिश में क्या कर रहा है, इफ़ इन द ईयर 2000 यानी 2000 वर्ष में द प्रोडक्शन इंक्रीज्ड बाय 5% इन कंपनी, यानी प्रोडक्शन इसका जो उत्पादन है 5% बढ़ जाता है कंपनी एक्स और कंपनी वाई ये दोनों में, देन व्हाट वुड बी द परसेंट इंक्रीज इन टोटल प्रोडक्शन एज कंपेयर टू द टोटल प्रोडक्शन रिपोर्टेड इन द ग्राफ एबव फॉर द सेम ईयर। यानी पहले जो प्रोडक्शन है उसके कंपैरिजन में कितना वृद्धि होगा अगर ये 5% बढ़ जाता है एक्स और वाई में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहले जोड़िए, तीनों मिला के कितना हो रहा है 40, 40 और 50 90, 90 और 35 ये हो गया 125। ठीक है, अब यहाँ पर 5% बढ़ेगा कंपनी एक्स और वाई में। तो अब एक्स और वाई का जोड़िए, ये दोनों का, ये है कितना 40 है, ये कितना है 50 है। 40 50 90, 90 का 5% 90 में जोड़िए। तो 90 का 5% अगर निकालेंगे तो ये कितना आएगा 4.5। ठीक है, अब यही वृद्धि आपको देखना है कि टोटल पर कितना हो रहा है, यही इस सवाल में कह रहा है। तो 4.5% का वृद्धि है किसके ऊपर, 125 के ऊपर। परसेंटेज निकालना है तो 100% से यहाँ गुना करिए। तो 25 से 5 बार में कटेगा, ये 4 बार में, 5 से कटाएंगे 0.9, 0.9 इंटू 4 कितना हो जाएगा 3.6%। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।